अध्याय 23। इस जन्म में तो नहीं। बस स्टॉप पर पहुंची। रोहित ने सबसे पहले कविता को घर छोड़ा। चूंकि कविता ने पहले ही फोन कर दिया था। जब वह और रोहित एक पॉश रिहायशी इलाके के गेट पर पहुंचे तो एक अधेड़ उम्र की महिला जो फैशन के कपड़े पहने हुए थी, माथे पर शिकन और थोड़ी नाखुश चेहरे के साथ उनकी तरफ बढ़ी। मम्मी। कविता का चेहरा खुशी से खिल उठा। अच्छा, तुम्हें अभी भी घर आना याद है ना? पूरी रात कहाँ थी? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। क्या तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे? तुम एक लड़की हो, बाहर कुछ हो जाता तो। अगर तुम आज वापस नहीं आती तो मैं तुम्हारे पिताजी के साथ पुलिस में रिपोर्ट करने वाली थी। कविता की माँ अनुपमा ने उसे डांटा। मम्मी, माफ करना, स्कूल में कुछ हुआ था तो। कविता ने सिर झुकाकर कहा। अनुपमा ने कहा, ठीक है, वजह बाद में अपने पिताजी को बताना। मैं तुमसे पूछूंगी, ये लड़का कौन है? ये तुम्हारे साथ क्यों आया? यह मेरा क्लासमेट है, रोहित। क्या आपने इसे पहले स्कूल में नहीं देखा? कविता ने कहा। क्लासमेट? तुम्हारे इतने सारे क्लासमेट हैं, मैं सबको कैसे याद रख सकती हूँ? अनुपमा ने रोहित को गौर से देखा। रोहित ने कहा, नमस्ते अनुपमा चाची। अब जब सब ठीक है तो मैं चलता हूँ। फिर कभी मिलूंगा। वह ज्यादा देर नहीं रुका और तुरंत निकलने की योजना बनाई। रुको, अनुपमा ने रोहित को रोककर पूछा, तुम कविता के क्लासमेट हो? मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम दोनों कल रात कहाँ गए थे? कविता अब जाकर क्यों वापस आए है? क्या तुम उसे कहीं मौज मस्ती करने ले गए थे? रोहित ने कहा, अनुपमा चाची, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। कल रात के सेल्फ स्टडी सेशन के बाद स्कूल में कुछ खास हो गया था और पूरी क्लास स्कूल में ही रुक गई थी। हम सब अभी अभी निकले हैं। मैं बस इस बात से चिंतित था कि कविता के लिए अकेले घर जाना असुरक्षित होगा, इसलिए मैं उसे छोड़ने आया। मैंने तिवारी को फोन किया था। कल स्कूल में कुछ नहीं हुआ, अनुपमा ने कहा। रोहित मुस्कुराया और बोला, कल हम में से कोई भी तिवारी से संपर्क नहीं कर पाया था। चाची, आप मजाक कर रही होंगी। अनुपमा जानती थी कि तिवारी का फोन नहीं लग रहा था। वह बस जानबूझकर उस लड़के को आजमाने की कोशिश कर रही थी ताकि देखे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर उसने कहा, कविता को घर छोड़ने के लिए तुम्हारी इस मेहरबानी का मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन कविता की परवरिश काफ़ी सख्त रही है। वह बचपन से कभी रात में बाहर नहीं रुकी है और न ही किसी गलत संगत में रही है। वैसे भी ये हाई स्कूल का तीसरा साल है। ऐसे ज़रूरी समय में कविता को अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में कविता की पढ़ाई पर असर नहीं डालोगे। वह अपने शब्दों के जरिए रोहित को ये बताना चाह रही थी कि वह कविता से दूर रहे और उसकी बेटी के बारे में कोई ख्याल न रखे। ये कहने के बाद अनुपमा ने अपने बटुए से 200 रुपये निकाले और रोहित के हाथ में थमाते हुए कहा, कविता को सुबह सुबह छोड़ने में तुम्हें तकलीफ हुई होगी। शायद तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया होगा। ये लो, 200 रुपये से नाश्ता कर लेना। उम्मीद है तुम इसे कम नहीं समझोगे, कृपया इसे ले लो। रोहित ने अपने हाथ में 200 रुपये को देखा और एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने शांत होकर कहा, शुक्रिया चाची। ये कहकर उसने पैसे लिए और मुड़कर चला गया। जैसे ही रोहित गया, कविता इतनी गुस्सा हुई कि लगभग रो पड़ी। मम्मी, आप हद कर रही हैं। भले ही रोहित के नंबर बहुत अच्छे न हो, लेकिन वह एक अच्छा इंसान है। आपने उसे पैसे क्यों दिए? क्या आप उसे जलील नहीं कर रही हैं? तुम नासमझ लड़की, तुम क्या जानो? मैं बस उस लड़के को परख रही थी। देखो, उसने बिना एक पल सोचे 200 रुपये ले लिए। मैं एक नज़र में बता सकती हूँ कि वह एक गरीब बच्चा है जिसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। भविष्य में ऐसे लोगों से दूर रहना। ऐसे व्यक्ति की मीठी बातों से धोखे में मत आना, अनुपमा ने कहा। आप कुछ नहीं जानती हैं। क्या आपको पता है कल रात स्कूल में क्या हुआ? रोहित के बिना मैं मर गई होती। क्या आपको लगता है रोहित मुझे अपनी मर्जी से छोड़ने आया था? मैंने उससे घर छोड़ने की भीख मांगी। आपके ऐसा करने के बाद मैं उसे कैसे देख सकती हूँ? ऐसे इंसान में कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। उससे न मिलना ही बेहतर है, अनुपमा ने कहा। हमारा परिवार इतना कैजुअल नहीं है। सूंघ। कविता इतनी गुस्सा हुई कि वह रो पड़ी और सीधे मुड़कर चली गई। रोहित, जो फिर से बस में सवार हो चुका था, अपने हाथ में 200 रुपये देख रहा था। वह अच्छी तरह से समझ गया था कि कविता की मां के इस बर्ताव का क्या मतलब था। उसके तिरस्कार में अपमान का एक संकेत था। अगर कोई और होता तो गुस्से से भड़क जाता, लेकिन रोहित के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। गुस्सा करने से क्या फायदा? कविता का परिवार अमीर था और वह सुंदर थी। आमतौर पर उसका खुद जैसे हारे हुए से ज्यादा मेलजोल नहीं होता। वह अचानक उसे घर छोड़ने आया तो यह स्वाभाविक था कि उसके माता पिता उसे नापसंद करेंगे और उसे दूर रखने की हर कोशिश करेंगे। अगर वह उसके सामने अपना आपा भी खो देता तो यह बस एक और बेइज्जती होती। वह सिर्फ इसलिए अनुपमा पर कूदकर हमला तो नहीं कर सकता था क्योंकि उसने उसे 200 रुपये दिए थे, है ना? इसके अलावा मौजूदा रोहित के लिए यह बस एक मामूली बात थी।
ऐसा नहीं था कि उसने किसी गलत इरादे से कविता को बचाया था। एक अच्छा इंसान बनना आसान नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि भूत दिखाई दिए हैं। रोहित ने अपने हाथ के पीछे छुआ और आत्मा आलोचना के साथ मुस्कुराया। उसने 200 रुपये अपनी जेब में डाल लिए। घर पहुंचते ही वह तुरंत बिस्तर पर सो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत ज्यादा थक गया था। बाकी छात्र भी एक एक करके घर चले गए। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उन्हें घर तो जाना ही था, है ना? इस समय केशव अपने विला वापस लौटा। उसने झूठ नहीं बोला था। वह सचमुच एक अमीर बच्चा था। बस इतना था कि वह आमतौर पर लो प्रोफाइल रखता था और उसमें पैसे उड़ाने वालों वाला स्वभाव नहीं था। तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तुमसे फोन पर संपर्क भी नहीं कर पाया। पूरी रात क्या कर रहे थे? जैसे ही केशव अंदर आया, उसके पिताजी गिरीश ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और कमरे से बाहर आकर उसे एक गंभीर चेहरे के साथ देखा। केशव ने अपनी गर्दन सिकुड़ी और कहा, स्कूल? मैं दोस्तों के साथ खेलने गया था। वह कहना चाहता था कि स्कूल में भूत आ गए हैं और उसे बुरी तरह सताया गया है, लेकिन उसे लगा कि ऐसा कहने से उसके पिताजी की बुद्धि का अपमान होगा, इसलिए उसने जोर से नहीं कहा और झूठ बोलने का विकल्प चुना। तुम खेलने गए थे, अगली बार ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। गिरीश ने उसे ज़्यादा सख्त तरीके से नहीं डांटा। उन्होंने बस लापरवाही से कहा, नाश्ता करने के बाद स्कूल जाना याद रखना। देर मत करना, स्कूल जाना है। केशव की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने डर से कहा, नहीं, मैं स्कूल नहीं जा रहा। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे? गिरीश ने पूछा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन स्कूल नहीं जाऊंगा, केशव ने कहा। वह नंबर 7 हाई स्कूल जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? क्या वह जिंदगी से तंग आ गया था? वह जगह भूतों से भरी थी। वह आखिरकार कुछ घंटों पहले इतनी मुश्किल से बचकर भागा था। अगर वह फिर भी स्कूल जाता तो क्या यह आत्महत्या नहीं होती? नहीं, भले ही वह आत्महत्या कर लेता, वह फिर से उस स्कूल में नहीं जाएगा। क्या तुम्हें मार खाने की जरूरत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास छोड़ने की? गिरीश ने उसे घूर कर देखा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा आने ही वाली है, ऐसे समय में छुट्टी लेकर क्या तुम विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लेना चाहते? मैं स्कूल जाने की बजाय विश्वविद्यालय नहीं जाना पसंद करूंगा। पिताजी, मुझ पर जोर मत डालो प्लीज। स्कूल में इस समय भूत हैं। अगर मैं स्कूल गया तो मैं मर जाऊंगा। कल रात मेरे दर्जनों क्लासमेट मर गए थे। मैं आखिरकार इतनी मुश्किल से बच निकला। भले ही आप मुझे पीट पीट कर मार डालें, मैं स्कूल नहीं जा रहा, केशव ने कहा। भूत आ गए? तुम पागल हो गए हो? चलो, मैं तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। अगर सच में भूत हैं तो मैं देखना चाहूंगा। तुम्हारे पिताजी ने अपनी जिंदगी में कभी भूत नहीं देखा, गिरीश ने केशव का हाथ पकड़ते हुए कहा। केशव ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और उछलकर डर और गुस्से के साथ कहा, मुझे छोड़ो। मैंने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और मैं नहीं जाऊंगा। भले ही मैं, केशव, मरने वाला हूं, मैं बाहर मरूंगा। मैं यहाँ से कूदना या सिर पर बंदूक तानना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपने जीवन में नंबर 7 हाई स्कूल में फिर कभी कदम नहीं रखूंगा। यह मेरी कसम है। पिताजी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आगे बढ़कर मुझे आजमा लो। ठीक है, अगर तुम स्कूल नहीं जाते, लेकिन मैं तुम्हें भविष्य में और कोई जेब खर्च नहीं दूंगा। तुम अपना खर्च खुद उठा सकते हो, गिरीश ने गुस्से से कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। केशव चुप हो गया और अपने कमरे में वापस मुड़ गया। गिरीश ने कहा, अगर तुम इतने ही महान हो तो बस अपने कमरे में छिपकर रहो और बाहर मत निकलना। एक पल बाद केशव अपने हाथों में 2 किताबें लेकर बाहर आया। पिताजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, गिरीश ने संतुष्टि से सिर हिलाया। केशव, जो घर से निकल गया था, मुस्कुराया। स्कूल जाना है? इस जन्म में तो नहीं, अगले में भी नहीं। किसने कहा कि उसे किताबों के साथ स्कूल जाना ही था? क्या वह इंटरनेट कैफे नहीं जा सकता था? आज मैं, केशव, इंटरनेट कैफे में पबजी के 20 राउंड खेलूंगा। केशव इंटरनेट कैफे के दरवाजे पर आया और जोर से कहा। हालांकि केशव के ऑनलाइन होने के थोड़ी देर बाद ही 2 विशेषकर्मी उसके पास आए। क्या आप नंबर 7 हाई स्कूल के छात्र केशव हैं? उनमें से एक ने पूछा। केशव एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसने अपने पैरों को क्रॉस किया और परिपक्व होने का नाटक करते हुए कहा, बड़े भाई, आपने मुझे कोई और समझ लिया। मेरा नाम रोहित है, केशव मेरा क्लासमेट है। तुम्हारी आईडी काउंटर पर रजिस्टर्ड है और वह निश्चित रूप से तुम ही हो। हमारे साथ चलो, एक मामला है जिसमें हमें तुम्हारी जांच में मदद चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। केशव हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसे जल्दी से वहां से ले जाया गया। अध्याय 24। वेबसाइट पर लॉग इन करें। रोहित को घुटन और सीने में कसाव महसूस हो रहा था, इस हद तक कि उसका दम घुटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत उस पर दबाव डाल रहा हो। होश में होने के बावजूद भी वह अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था। अंधेरा कमरा एक काली कोठरी में बदल गया था, जिसमें रोहित एक कैदी की तरह फंसा हुआ था, न बाहर निकल सकता था और न ही भाग सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वह हमेशा के लिए डूबता चला जाएगा। अचानक अंधेरी छत पर अंधेरा धीरे धीरे एक आंख के आकार में जमने लगा।
वह आँख बहुत बड़ी थी, पूरी छत को ढक रही थी। हालांकि वह खुली नहीं थी, रोहित महसूस कर सकता था कि वह विशाल आँख उस पर नजर रख रही थी। उसकी अजीब सी नज़र रोहित पर टिकी हुई थी। घुर रोहित को अपने चेहरे की त्वचा और मांस ठंडा महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे जबरदस्ती फाड़ दिया हो। उसके मांस और रक्त से एक लाल आंख बाहर निकल आई। एक अजीब दृष्टिकोण से दृश्य उसके दिमाग में प्रवेश कर गया। उसी समय कुछ उसके शरीर के अंदर चल रहा था। वह उसकी त्वचा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मानो उसकी त्वचा को फाड़ देना चाहता हो। यातना की तरह असहनीय दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया, जो बर्दाश्त से बाहर था। भले ही रोहित का होश साफ था, फिर भी उसका शरीर हिलने में असमर्थ था। वह केवल अपने शरीर में मौजूद उस भयानक चीज को आज़ादी से हिलने डुलने दे सकता था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह केवल अपने मुंह को थोड़ा सा हिला सकता था। वह उसे खोल भी नहीं पा रहा था और इसलिए कोई आवाज़ नहीं निकाल सका। ये स्थिति सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं रही, ये पूरे 2 से 3 घंटे तक चली। शुरू से आखिर तक रोहित सो नहीं पाया। उसने पूरे 2 से 3 घंटे तक यह असहनीय दर्द सहन किया। वह नहीं जानता था कि उसने इसे कैसे सहन किया, बस इतना जानता था कि यह समय एक जीवनकाल जितना लंबा लग रहा था। शाम को 6 बजे के बाद ही उसके शरीर का दर्द तेजी से गायब हो गया और उसी समय उसे होश आ गया। जैसे ही वह अपने शरीर को हिला सका, रोहित तुरंत बिस्तर से उठ बैठा। वह पसीने से भीगा हुआ था और जोर जोर से हाँफ रहा था। रोहित ने अपनी हथेली उठाई और वह स्वाभाविक रूप से कांप रही थी। क्या क्या हो रहा है मुझे? मैं अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर फटने वाला है, जैसे अंदर से कुछ बाहर निकलने वाला हो। क्या मैं उस आंख से प्रभावित हो रहा हूँ? उसने अपनी कांपती हुई हथेली को देखा और थोड़ी देर के लिए चुप रहा। अचानक उसने अपनी जेब से एक गहरा भूरा चर्मपत्र निकाला। मुझे बताओ, अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ? रोहित ने चर्मपत्र से पूछा। जल्द ही चर्मपत्र पर एक वाक्य दिखाई दिया। आज मैं दर्द से जागा। मैं अपने शरीर में दुर्भावनापूर्ण भूत को धीरे धीरे फिर से जीवित महसूस कर सकता हूँ। स्कूल में हुई घटनाओं के कारण मैंने बहुत ज्यादा भूत शक्ति का उपयोग किया और अब मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। लेकिन अब मैं अपने शरीर में उस चीज द्वारा दी गई यातना के दर्द को सहन करूंगा, क्योंकि मैं अभी भी जीना चाहता हूँ। दुर्भावनापूर्ण भूत का पुनरुत्थान। जैसा कि सोचा था, रोहित एक बार फिर चुप्पी में डूब गया। वह रोबू के नक्शे कदम पर चल रहा था, दुर्भावनापूर्ण भूत के पुनरुत्थान की यातना को सह रहा था और फिर एक दिन अपने शरीर के अंदर के भूत द्वारा मारा जाएगा। क्या ये जीने की कोशिश की कीमत थी? मैं और कितने समय तक जी सकता हूँ? रोहित ने आगे पूछा। चर्मपत्र पर फिर से शब्द दिखाई दिए। अगर मैं जल्द से जल्द कोई दूसरा तरीका नहीं खोजता तो इस तरह की यातना के साथ मैं शायद 3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। 3 महीने, ये तो कैंसर से मरने से भी तेज था। अगर उसे हर दिन इस तरह की यातना सहन करनी पड़ती तो ये सचमुच रोबू के कहने जैसा होगा कि मरना ही एक राहत होगी। इस समय रोहित के लिए घबराना असंभव नहीं था। वह अभी भी जवान था और स्कूल में था। उसके माता पिता भी थे जिनकी उसे भविष्य में देखभाल करनी थी। अगर वह मर गया तो उसके माता पिता का क्या होगा? नहीं, वह मर नहीं सकता, कम से कम अभी तो नहीं। रोहित अचानक खड़ा हो गया, उसकी निगाहें उसके सामने चर्मपत्र पर टिकी हुई थीं। उसने कहा, तुम बहुत अजीब हो। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ इसलिए 3 महीने में मर जाऊंगा क्योंकि तुमने ऐसा कहा है? पहले तुमने तो ये भी कहा था कि मैं स्कूल में मर जाऊंगा, लेकिन क्या वह भी नहीं बदला? तुम भविष्य को बिल्कुल नहीं जानते। तुम केवल मौजूदा स्थिति के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि मैं एक बात को लेकर निश्चिंत हूं, तुम बहुत सारी बातें जानते होगे। आखिर तुम हो क्या? चर्मपत्र पर कोई हरकत नहीं हुई और कोई शब्द नहीं दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे उसने चुप रहना चुना हो। अगर तुम नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, मैं इसका पता देर सवेर लगा ही लूंगा, रोहित ने कहा। दुर्भावनापूर्ण भूत के बारे में सोचते हुए उसे अचानक कुछ याद आया। उसने बगल से रोबो का सैटेलाइट पोजिशनिंग फ़ोन उठाया और उस पर एक टेक्स्ट मैसेज देखा। यह एक वेबसाइट का यूआरएल था। ये वही यूआरएल है जो अरविंद ने मुझे दिया था। शायद मुझे उस वेबसाइट से कुछ उपयोगी जानकारी मिल सकती है। रोहित ने तुरंत अपना कंप्यूटर चालू किया और उसमें यूआरएल डाला। यह एक खास वेबसाइट थी। इसमें एक खाली जगह के अलावा कुछ भी नहीं था, मानो वेबसाइट का अस्तित्व ही न हो। वह जानता था कि यह चीज़ों को गुप्त रखने का एक तरीका था। फिर उसने रोबू का फ़ोन उठाया और उस पर फ़ोन नंबर कोड टाइप किया जो उसके फ़ोन पर प्रिंट था। तुरंत पेज रिफ्रेश हो गया, वेबसाइट लोड हो गई और पेज दिखाई दिया। रोहित ने उसे सरसरी नज़र से देखा और पाया कि वह दुनिया भर के ज़रूरी मामलों से भरा हुआ था, जिसमें घोस्ट राइडर से मदद मांगी जा रही थी। हर अनुरोध के साथ विभिन्न सरकारों की ओर से इनाम भी जुड़ा हुआ था। अधिकांश इनाम 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर थे, हालांकि लाखों डॉलर के इनाम भी थे।
उसने एक पर क्लिक किया जिस पर लिखा था, अमेरिका के एक राज्य में एक सी रैंक का दुर्भावनापूर्ण भूत दिखाई दिया है। इसका कोड नाम द हॉन्टेड चर्च है। इसे संभालने पर 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम मिलेगा। उसी समय पोस्ट में एक वीडियो था। वीडियो में एक चर्च था। चर्च के बाहर की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और प्लास्टर उखड़ा हुआ और बहुत पुराना लग रहा था। चर्च के प्रवेश द्वार पर रोहित एक धुंधली आकृति को खड़ा देख सकता था। हालांकि उसका चेहरा साफ साफ नहीं देखा जा सकता था, वह बता सकता था कि वह एक व्यक्ति था, या ठीक से कहें तो एक मानवीय आकृति थी। हालांकि इस व्यक्ति ने एक भयानक अजीबपन दिखाया। इसके बाद एक लड़ाकू विमान चर्च के ऊपर आसमान में तेजी से गुजरा। एक मिसाइल जोरदार धमाके के साथ गिरी और सटीक तरीके से चर्च से टकराए। विस्फोट की लपटों ने चर्च को घेर लिया। ये साफ था कि अमेरिकी सेना ने एक मजबूत और सीधा सैन्य हमला चुना था। क्या ये काम करेगा? रोहित ने गंभीरता से देखा। लेकिन जल्द ही जब तेज रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई तो उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। चर्च अभी भी लपटों में बिना किसी नुकसान के खड़ा था। इतने बड़े विनाशकारी दायरे वाली एक मिसाइल ने चर्च की दीवार का एक टुकड़ा भी नहीं उड़ाया। फिर वीडियो में उसने चर्च के दरवाजे पर खड़ी काली परछाई को धीरे धीरे बाहर आते हुए कैमरे के पास आते हुए देखा। घुर वीडियो तुरंत धुंधला हो गया और तस्वीर गायब हो गई। वीडियो के नीचे बहुत सी टिप्पणियां थीं। इस चीज को संभालने के लिए सिर्फ 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति भाड़ में जाएं। क्या आप अपने बच्चों के लिए लॉलीपॉप खरीदने के लिए पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये चीज़ सिर्फ सी रैंक कैसे हो सकती है? क्या आप हमें तोप का चारा बनने के लिए धोखा दे रहे हैं? एक अमेरिकी नेटिजन ने टिप्पणी की। सौभाग्य से अंग्रेजी के नीचे चीनी और अन्य भाषाओं में भी अनुवाद थे, इसलिए वह एक नज़र में टिप्पणी को समझ सकता था। हालांकि वीडियो पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन यह निर्धारित किया जा सकता है कि यह एक ऐसा भूत है जो अपने आसपास को प्रभावित कर सकता है। यह शायद एक भूत क्षेत्र बनाने से ज़्यादा दूर नहीं है। इस हिसाब से ये कम से कम बी रैंक का है। अगर किसी में ज़मीर है तो इसे ए रैंक के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जैसा कि उम्मीद थी, अमेरिकी खराब हालत में हैं। अगर कुछ नौसिखिए अनभिज्ञ हैं तो उन्हें शायद बेवकूफ़ बनाकर मार दिया जाएगा, एक चीनी नेटिजन ने जवाब दिया। मैं वैसे भी जल्द ही मरने वाला हूँ। चलो पैसे लेने के लिए एक टीम बनाते हैं। साथी की तलाश है टिल्डा। हम अमेरिकी वीडियो के एक भी फ्रेम पर भरोसा नहीं कर सकते। रोहित ने टिप्पणियों को देखा और बुदबुदाया, क्या भूतों की रैंक होती है? मुझे इसकी जांच करनी चाहिए।